हेलो एवरीवन, मैं हूँ सी चेतना, होस्ट ऑफ दिस कोर्स। वेलकम्स यू इन ITR 1 फाइलिंग कोर्स। ITR 1 फाइलिंग की ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये 4 टॉपिक्स। नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू फाइल ITR 1, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है जो ITR 1 फॉर्म को यूज़ करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। नंबर 2, क्योंकि हम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं रिटर्न फाइलिंग से पहले। नंबर 3, आपकी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट क्या होती है और अगर आप रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं करते तो कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है। एंड नंबर 4, आपकी वो कब रिटर्न को फाइल करना चाहिए। यूटिलिटीज़ तो आ चुकी हैं असेसमेंट ये 24-25 की, बट क्या आपको अभी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आज हम इस फर्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म ITR 1। ITR 1 जो है एक फॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देयर आर 7 टाइप ऑफ ITR फॉर्म्स जो अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती हैं और टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है। बट अगर आप ITR 1 को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप ITR 1 को यूज़ करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम इससे ज़्यादा है या फिर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आपको कोई और फॉर्म अपना देखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएँ। तो ये जो क्राइटेरिया आज मैं डिस्कस करूंगी, ये पूरा कोर्स हमारा असेसमेंट ये 2024-25 के लिए है, जो कि अभी हम रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसी के ही अकॉर्डिंग हम इस सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे इन दिस कोर्स। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका है, अगर आप ITR 1 को फाइल करना चाहते हैं तो आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। अगर आप एक रेजिडेंट है तभी आप ITR 1 को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दूसरे फॉर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे रिटर्न फाइलिंग के लिए। नंबर 2, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल इनकम मतलब जितने भी सोर्सेज की आपकी इनकम है जो कि आप ITR 1 में दिखा रहे हैं अपनी, वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अगर आपकी इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, एग्रीकल्चर से आपको कोई इनकम आ रही है तो वो 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी इनकम ITR 1 में हम कवर करते हैं वो होती है आपकी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 1 प्रॉपर्टी अलाउ है इन केस ऑफ ITR 1, या फिर आपको कोई फैमिली पेंशन आ रही है तो इस तरीके की इनकम आपको अलाउ है ITR 1 में। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर सोर्स की इनकम है, जैसे कि सेविंग का इंटरेस्ट है, FDs का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट है, या फिर आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला है उससे आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, या फिर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिला है उस पर आपको इंटरेस्ट की इनकम अर्न हो रही है, तो जितनी भी आपकी अदर सोर्सेज की इनकम होती है वो सारी भी आप ITR 1 के थ्रू जो है फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है या PGBP की इनकम है या फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो क्या आप ITR 1 फॉर्म को यूज़ कर पाएंगे? तो नहीं, आप ITR 1 फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है 5000 रुपीज़ से, अगर आपकी जो है कैपिटल गेन से इनकम है, आप एक डायरेक्टर है कंपनी में, या फिर आपका जो है टैक्स डिडक्ट किया है कैश विड्रॉल लिमिट पे, सेक्शन 194N में अगर आपका जो टैक्स है वो डिडक्ट किया गया है, अगर आपकी PGBP की इनकम है तो आप इस केस में ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। ओनली इन दीज केसेस आप ITR 1 को अपनी फाइल कर पाएंगे। मेन जो क्राइटेरिया है वो आपका इनकम का क्राइटेरिया है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी, अदर देन सैलरी अगर हम बात करें तो 1 हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 रुपीज़, फैमिली पेंशन या फिर अदर इनकम, इससे ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको अपना दूसरा फॉर्म साइन करना पड़ेगा, आप ITR 1 को यूज़ नहीं कर पाएंगे इन दैट सिचुएशन। तो अब हमने समझ लिया कि ITR 1 फॉर्म को आपको जो है कब यूज़ करना है।
ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था इसमें वो था हमारा कि आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए। अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करने बैठें तो आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनका IFSC कोड, अकाउंट नंबर और उसका ब्रांच, ये सब आपके पास होना चाहिए। आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। ये पासवर्ड आप किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं और अगर आप रजिस्टर नहीं है तो कैसे आप रजिस्टर करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। आपके पास आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। ITR 1 क्योंकि सैलरीड पर्सन के लिए है तो सैलरीड क्लास जो होते हैं उनको फॉर्म 16 मिलता है उनके एम्प्लॉयर से, तो आपके पास आपका ये फॉर्म 16 जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं मिलता है आपको, जिनका TDS नहीं कटता एक्चुअली उनको फॉर्म 16 भी रेयरली नहीं मिलता है, तो उस केस में आपके पास आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। आपके पास आपका फॉर्म 26AS होना चाहिए। फॉर्म 26AS क्या होता है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे स्टडी करना है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके। आपके पास AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नया फॉर्म जो है जनरेट हुआ, अभी डिपार्टमेंट ने एप्लीकेबल किया था फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपके पास अगर आपका कोई इंटरेस्ट आता है बैंक से, वेदर इट इज सैलरी सेविंग इंटरेस्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो या फिर आपका FDs का इंटरेस्ट हो, उसका आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे रिसीव हुआ। ये तो थे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट रिटर्न फाइलिंग में जो आपको यूज में आने वाले हैं। अब है कि अगर आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम यानी कि आपको इनकम अगर कैलकुलेट करनी है तो उस केस में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो इनकम आपको पता होनी चाहिए कितनी इनकम आपको आ रही है। डिविडेंड इनकम आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है यानी कि एग्रीकल्चर की इनकम है या फिर और कोई आपको एग्जाम्प्ट इनकम आ रही है तो वो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है तो आपके पास वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास वैसे भी होनी चाहिए। कब कब की, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आपके पास 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की सारी अपनी बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। आपकी पासबुक जो है अपडेट होनी चाहिए। आपके पास अपनी जितनी भी आपने टैक्स सेविंग करी है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में, उन सब टैक्स सेविंग्स की आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि अगर आपने PPF में किया है तो कितना किया है, स्कूल फीस जा रही है तो कितनी जा रही है, EPF में किया है तो आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि ATC की सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ATD मेडिकल में जितना भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है उस सब की आपके पास डिटेल होनी चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस क्योंकि आप अपने पेरेंट्स का भी क्लेम कर सकते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो वो डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर हमें जो हमने उसका इंटरेस्ट पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो अमाउंट हमें चाहिए होता है रिटर्न में डालने के लिए। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अपने पास रखिए होम लोन का। एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन भी ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए डिडक्शंस को अवेल करने के लिए। HRA एग्जाम्पशन, अगर आप कोई HRA एग्जाम्पशन क्लेम करते हैं तो आपके पास जो है रेंट पेड की रिसिप्ट होनी चाहिए कि आपने पूरे साल कितना रेंट पे किया, सो दैट हम लोग HRA को कैलकुलेट कर पाएँ कि कितना HRA आपको क्लेम करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे डिडक्शंस की जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे डिटेल में बताए हैं कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आपको अमाउंट पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना दिया है, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है,
हमें जस्ट फाइनेंशियल डाटा वहाँ पे डालना होता है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें हमारी माइंड में नहीं होती है। तो जब आप रिटर्न फाइल करने बैठ रहे हैं तो जितने पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने साथ लेके बैठिए, सो दैट आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में फाइल कर पाएँ। बट आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड कहीं नहीं करने हैं। ओके, सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके बैठना है रिटर्न फाइलिंग के लिए वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपको रिटर्न कब तक फाइल कर लेनी है। आई थिंक ये आपको नॉलेज होगी सबको। क्योंकि हम 2024-25 की बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की फॉर एन इंडिविजुअल, अगर उनका कोई ऑडिट नहीं होता या फिर किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है या फिर जो है वो किसी ऐसी फर्म में पार्टनर नहीं है जिसका ऑडिट होता हो, मतलब आप जस्ट एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, आपका कहीं किसी और कंपनी से एसोसिएशन नहीं है कि किसी आपका ऑडिट नहीं होता, तो उस केस में जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2024। आपको अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न को 31 जुलाई 2024 तक फाइल कर देना है। अगर आप 31 जुलाई 2024 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते तो एज अ लेट रिटर्न आप जो मैक्सिमम अपनी रिटर्न को फाइल कर पाएंगे वो फाइल कर पाएंगे 31 दिसंबर 2024 तक। इसके बाद आप अपनी इस असेसमेंट ईयर की जो रिटर्न है उसको कभी भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो लास्ट डेट थी एक इंडिविजुअल की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी ऑडिट होती है या फिर एक ऐसे बिजनेस से एसोसिएटेड है जिनकी ऑडिट होती है, तो उनके लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर 2024। या फिर आपके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल लगते हैं, इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स में आप डील करते हैं, तो उस केस में जो आपकी लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2024। लेट रिटर्न की मैंने आपको बता दी है कि मैक्स टू मैक्स आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद आप अपनी इस असेसमेंट ईयर की रिटर्न को कभी भी फाइल नहीं कर पाएंगे। बस एक ही ऑप्शन हमारे पास होता है एज अपडेटेड रिटर्न ITR-U, जिसके थ्रू आप रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अगर आप रिटर्न फाइल करने में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट भी जो आपकी है वो 31 दिसंबर 2024 है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो आपको पे करनी होगी पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F। कुछ पेनल्टीज हमने यहाँ पे मेंशन करी है जो आपको डिपार्टमेंट को पे करनी होती है। ये पेनल्टी डिपेंड होती है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, उस पर पेनल्टी का अमाउंट जो है डिपेंड होता है आपका। तो ये पेनल्टी आपकी कितनी है? नो लेट फाइलिंग फी एप्लीकेबल इन केस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख है या फिर इससे कम है तो आपके ऊपर रिटर्न फाइलिंग की कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं होती। आप चाहे तो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी रिटर्न को जो स्किप भी कर सकते हैं। आप नहीं भी फाइल करेंगे तो भी आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि जो आपकी इनकम है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो है उससे कम है, दैट इज 2.5 लाख। ठीक है, ये जो 2.5 लाख है ये ओल्ड टैक्स रिजीम की होती है। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूँ इन न्यू फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो उस केस में जो आपकी टैक्स रिजीम की जो स्लैब रेट है वो 3 लाख रुपीज़ है। ठीक है, मिनिमम स्लैब रेट की, बट यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। फाइन, अगर आप 234F की पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे लेट रिटर्न में तो आपको 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई पेनल्टी नहीं देनी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है बट 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपकी जो इनकम है जो आपको पेनल्टी पे करनी होगी वो पे करनी होगी ₹1000। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा है तो आपको पेनल्टी 5000 रुपीज़ पे करनी पड़ सकती है। बट ये आप विद पेनल्टी भी आपको रिटर्न 31 दिसंबर से पहले फाइल करनी है। 31 दिसंबर एक बार क्रॉस हो जाएगा तो आप विद पेनल्टी भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को इन ITR-1 फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको ITR-U को यूज़ करना होगा।
ओके। अब बात करते हैं कि ये जो 31 दिसंबर है, इसमें मैंने अभी एक पॉइंट कवर नहीं किया था जो कि इसी साल अभी ऐड हुआ है। जो 31 दिसंबर लेट रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो है न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तभी आपके लिए जो लेट फाइलिंग की डेट है वो 31 दिसंबर है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। इसके बाद आप अपनी इन ओल्ड टैक्स रिजीम कभी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 10IEA, ठीक है। वो आप जो आपकी ड्यू डेट है उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते फॉर चेंजिंग ऑफ टैक्स रिजीम। तो इसलिए जो आपके लिए लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 24 है इन केस ऑफ न्यू टैक्स सॉरी ओल्ड टैक्स रिजीम। ओके, सो ड्यू डेट्स क्लियर हो गई। और ड्यू डेट्स पे अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते तो कितनी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है ये भी हमने अब इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि आपकी जो ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग की। अब पॉइंट आता है कि ड्यू डेट तो पता लग गई, बट अब जैसे असेसमेंट ईयर 24-25 की जो है यूटिलिटीज़ गवर्नमेंट की आ चुकी है, ऑनलाइन भी हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सारे जो गवर्नमेंट के फॉर्म है वो ऑनलाइन आपके अपडेट हो गए हैं, इवन लाइव हो गए हैं, आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि आप अभी अपनी रिटर्न को फाइल करें या नहीं करें। तो आई सजेस्टेड हेयर कि आप 31 मई 2024 से पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल ना करें। इवन 5 या 6 जून 24 से पहले आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल ना करें। द रीज़न बीइंग जो आपका 26 AS है या फिर जो आपका फॉर्म AIS TIS है वो आपका 31 मई 24 के बाद अपडेट होने वाला है, क्योंकि जो आपकी TDS की या फिर TCS की जो लास्ट डेट है वो 15 मई 24 या 30 मई 24 है। तो जो भी आपके एम्प्लॉयर या फिर कॉर्पोरेट जिसमें आप काम कर रहे हैं जो आपका TDS काट रही हैं वो आपकी जो अपनी जो TDS की रिटर्न है उनकी लास्ट डेट 31 मई है, तो वो या तो वो 31 मई तक अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे या उससे पहले भी फाइल कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप 5 जून तक वेट करो या 31 मई तक आप जो है वेट कर लो रिटर्न फाइलिंग के लिए, क्योंकि जब आप अभी अगर अपना लॉगिन करके चेक करेंगे 26 AS या AIS TIS तो उसमें आपकी जो करंट डिटेल है वो अपडेट आपको नहीं मिलेगी, आपका TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। अनलेस अनटिल आपका टैक्स आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट ना हो आप अपनी रिटर्न फाइल ना करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको नोटिस आने की 100% श्योरिटी है। क्योंकि अगर आपका TDS रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो 10 नंबर मैच नहीं होता है, आप उसको प्रॉपर क्लेम नहीं कर पाएंगे और आपको बाद में जो है TDS का नोटिस फेस करना पड़ सकता है, सॉरी इनकम टैक्स का नोटिस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी आप अपनी रिटर्न को फाइल ना करें। रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपना 26 AS AIS TIS जरूर चेक कर ले कि जो आपका TDS कटा है पूरे साल में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज़ वेट टिल 5 या फिर 10 जून 2024, उसके बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करिएगा।